सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 1 का लास्ट पार्ट। आई न्यू बहुत सारे पार्ट हो चुके हैं यूनिट 1 के और आपको लग रहा है कि कब जाके यूनिट 1 खत्म होगी। गाइस, जेन्युइनली मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं इसको करा दूँ, ठीक है। बट दिक्कत यह है कि अगर मैं आपको कम पढ़ाऊंगी तो उससे क्या होगा कि चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी आपको और फिर एग्जाम में भी दिक्कत होगी, है ना। तो इसीलिए मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ। और स्टार्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ज़रा सा कॉन्सेप्ट इधर उधर हुआ और आपकी दिमाग की बत्ती नहीं जली तो एग्जाम में मार्क्स तो आपके गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कटॉसिस। अब मोमेंट्स को दो कैटेगरी में मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक होगा हमारा सेंट्रल मोमेंट और दूसरा होगा हमारा रॉ मोमेंट। और क्योंकि जैसे अब तक मैंने आपको 3 फ्रीक्वेंसी में सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, मोमेंट्स भी मैं आपको तीनों फ्रीक्वेंसी में पढ़ाऊंगी। और हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ के डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चंस पे, ताकि आप फटाफट क्वेश्चंस देख के सारी चीज़ें दिमाग में बैठा लो। अब देखो, हमारा पहला टॉपिक है मोमेंट्स। अब सबसे पहले ना ये समझते हैं कि ये मोमेंट्स होता क्या है। ये फिजिक्स वाला मोमेंट्स नहीं है, जिसे लग रहा है फिजिक्स वाला मोमेंट है। ये कोई और मोमेंट नहीं है, ठीक है, कि वाह कितना प्यारा मोमेंट था। अरे नहीं, वो मोमेंट नहीं है, स्टैट का है। थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। तो देखो, मोमेंट ना आपकी करेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है, आपकी नहीं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की करेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है, ठीक है। तो मोमेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की करेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है। कौन सी करेक्टरिस्टिक? स्क्यूनेस एंड कटॉसिस। अब ये स्क्यूनेस या कटॉसिस क्या होती है, उसके लिए तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम मोमेंट्स का कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम स्क्यूनेस एंड कटॉसिस पढ़ेंगे। सो मोमेंट्स ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेंट्रल मोमेंट। सेंट्रल मोमेंट जो है ना, वो अबाउट द मीन होता है। तो मतलब पहले हमें मीन निकालना होता है और उसके बाद ही हम सेंट्रल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे होते हैं रॉ मोमेंट। रॉ मोमेंट अबाउट द आर्बिट्री पॉइंट होता है। आर्बिट्री पॉइंट मतलब कोई सी भी हम एक वैल्यू ले लेंगे जो भी हमारी दे रखी होंगी और उसके अराउंड हम मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली ना पहले सेंट्रल मोमेंट पे चलते हैं और इसको हम 3 फ्रीक्वेंसी में पढ़ते हैं। तो सेंट्रल मोमेंट ना 4 तरीके के होते हैं। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज में देखें तो सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का होता है म्यू समीशन एक्स माइनस मीन टू द पावर आर अपॉन एन। अब ये आर क्या है? अगर हम पहला मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरा कर रहे हैं तो 2 एंड सो ऑन। वहीं अगर हम डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज में देखें, फ्रीक्वेंसी में देखें, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूले में एफ और आ जाता है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। अब हम ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पे हम इंडिविजुअल सीरीज में सेंट्रल मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे और चारों मोमेंट को हम साथ में ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कंप्यूट द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द मीन फॉर अ सेट ऑफ नंबर। आप देख सकते हो कि ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 4 मूवमेंट निकालने हैं और सेंट्रल मूवमेंट निकालने हैं। कैसे पता चला मुझे सेंट्रल मूवमेंट निकालने हैं? यहाँ पे डायरेक्टली तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि हमें अबाउट द मीन निकालना है। और अबाउट द मीन हमारे कौन से मूवमेंट होते हैं? सेंट्रल मूवमेंट होते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा पहला मूवमेंट होता है, मैं आपको मूवमेंट्स को जो है डिनोट करूंगी म्यू सिंबल से, इसे कहते हैं म्यू सिंबल, ठीक है। तो म्यू 1 जो होगा वो हमारा 0 होता है हमेशा। हमेशा हमेशा जो सेंट्रल मूवमेंट होता है ना, सेंट्रल मूवमेंट में जो पहला मूवमेंट होता है वो 0 होता है और जो दूसरा मूवमेंट होता है वो हमारा वेरिएंस होता है। अब जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी उन्हें शायद नहीं पता होगा कि वेरिएंस क्या होता है, और मैं बताने वाली भी नहीं हूँ। जाके पहली वीडियो देख के आओ, ये ना घपलेबाजी नहीं चलेगी कि बीच से देखना शुरू कर दिया, दिक्कत तो होगी ना फिर। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें सेंट्रल मूवमेंट निकालना है और सेंट्रल मूवमेंट तो अबाउट द मीन होता है। तो मीन कैसे निकलता है ये तो आप ही बताओगे कैसे निकलता है, क्योंकि मीन तो मैंने पढ़ा दिया है ना। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। और जो लोग ऐसी वीडियो देखने बैठ गए हैं ना और कैलकुलेटर और कॉपी नहीं है, जाओ जाके पहले कैलकुलेटर और कॉपी लेके आओ। ऐसे कैसे तुम्हें कुछ समझ आएगा? तो मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स अपॉन एन। तो हमें इन सारी वैल्यू को ऐड कर देना है, 6 + 9 + 11 + 12 + 17। अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर आपका आ रहा है, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है 11, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि कुछ ऐसी सी टेबल आपको बना लेनी है। इस टेबल में मैं यहाँ पे तो लिखूंगी एक्स। एक्स क्या है हमारा? ये जो सारी वैल्यूज हमें दे रखी हैं यही हमारी एक्स है। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से मोमेंट कैलकुलेट करूंगी। तो वैल्यू डाल देते हैं 6, 9, 11, 12 और 17। अब हमें यहाँ पे निकालना है एक्स माइनस मीन, ठीक है। तो जब मैं 6 में से माइनस करूंगी 11 तो मेरे पास आएगा -5।
सिमिलरली माइनस का 2, 0, 1 एंड 6। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस वाले कॉलम का, ये जो कॉलम मैंने कैलकुलेट करा है, इसका स्क्वायर करके लिखना है। सो हियर वी गेट 25, 4, 0, 1 एंड 6 6 जा 36। अब मेरे को इन वाली वैल्यू का क्यूब करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइनस सिंबल का ध्यान रखना है। देखो ये तो स्क्वायर था तो सारे माइनस पॉजिटिव हो गए, बट यहाँ पे तो माइनस आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्यूब कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा -125, -8, 0, 1 एंड 216। अब मुझे यहाँ पे इसी वाले कॉलम को 4 टाइम करके लिखना है। सो आई विल गेट 6 2 5, 16, 0, 1 एंड 1 2 9 6। आई होप आप सभी का भी यही आ रहा होगा एंड होप वी आर ऑन द सेम पेज। इतना आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। नहीं कैलकुलेट किया है तो वीडियो पॉज करके सारी कैलकुलेशन ये खुद से करो, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। अब हमें क्या करना है, इस कॉलम को इसके साथ साथ इन सारे कॉलम को हमें ऐड करके लिखना है। तो हम इसे ऐड करके जब लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0, 0 ही आएगी ना। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो सेंट्रल मोमेंट होता है पहला, है ना, वो हमेशा ही 0 होता है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू कैलकुलेट होके आती है वो हमेशा 0 होती है ना। और सेकंड वाली जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 66, यहाँ पे आएगा 84 एंड हेयर यू विल गेट 1938। सो इतना करने के बाद अब हमने फॉर्मूले तो हमें पता ही है, मैंने अभी आपको बताया था। अब बस हमें डायरेक्टली सारी वैल्यूज इन फॉर्मूले में डालनी है। देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूंगी तो ये वाली वैल्यू मेरी 0 है, मैंने अभी कैलकुलेट करी है ना। तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा क्योंकि न्यूमरेटर 0 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ 0। और मैंने आपको बताया था कि पहला सेंट्रल मोमेंट हमेशा 0 होता है, अबाउट द मीन। देन इसके अंदर मेरी जो वैल्यू थी वो क्या आई थी, एक बार देख लेते हैं। सो आई हैव गॉट 66। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखूंगी 66 और n कितना था, 5, है ना, डिवाइड बाय 5। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 84 डिवाइड बाय 5 और यहाँ पे आएगा 1938 डिवाइड बाय 5। और अब फटाफट इनको डिवाइड करके बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है 13.2, यहाँ पे आ रहा है 16.8 एंड फोर्थ वाले का मेरा आंसर आ रहा है 387.6। आई होप आप सभी ने यहाँ तक कर लिया होगा। अब चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, कंप्यूट द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। देखो अब आपको फ्रीक्वेंसी को देख के तो ये समझ आ गया होगा कि ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। और फॉर्मूला क्या था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करने का, तो हमें बस यहाँ पे एफ लगा देना था। ठीक है, यही तो फॉर्मूला था ना। आई होप आप सबको याद है, यही फॉर्मूला था ना मूवमेंट्स कैलकुलेट करने का। हाँ, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें सेंट्रल मूवमेंट्स ही तो कैलकुलेट करना है और साफ साफ लिखा भी है अबाउट द मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, बताओ, मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था। तो मीन कैलकुलेट करते थे हम इस फॉर्मूले से। आई होप आपने जितनी भी पिछली वीडियो देखी है वो ध्यान से देखी है। तो चलिए पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे x और f की वैल्यू डाल दी है जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी। अब हमें निकालना है fx। fx कैसे निकालते थे, f की मल्टीप्लाई x से कर देंगे। सो कैलकुलेटर उठा के फटाफट मल्टीप्लाई करना शुरू करो। सो यहाँ पे मिलेगा 75, 80, 225 एंड 150। ठीक है, अब हमें fx मिल चुका है। सो अब हम बड़े आराम से अपना जो मीन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पहले इस कॉलम का कर लेते हैं सम। इस कॉलम को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 550। और हमें f वाले कॉलम को भी ऐड करना है क्योंकि वो तो हमें चाहिए ना कैलकुलेशन में। सो इसको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25। नाउ मूविंग टू द फॉर्मूला, यहाँ पे हम लिखेंगे 550 और हमारा n क्या आया है 25। सो हमारा मीन कैलकुलेट होके आएगा 22। अब एक बार मीन आ गया है तो अब बड़े आराम से हम मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमें x में से अपने मीन को माइनस करके यहाँ पे लिखना है। सो हमारा मीन था 22। अब 10 में से जब मैं 22 माइनस करूँगी तो मेरे पास यहाँ होगा माइनस का 12, यहाँ माइनस का 7, माइनस का 2, 3 एंड 8। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस कॉलम की मल्टीप्लाई कर देनी है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी -12 multiplied by 2, so it's -24 and similarly -35, -8, 27 and 40। अब हमें क्या करना है,
कि इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आएगा 288, यू विल गेट 245, यहाँ पे 16, 81 एंड 320। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यूज पे मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे वैल्यू आ रही है -3456 -1715 -32, यहाँ पे 243 एंड 2560। अब अगर किसी की ये वैल्यू नहीं आ रही है तो पता है आप क्या गलती कर रहे हो, आप इस वाले कॉलम का स्क्वायर कर रहे हो, बट ऐसा नहीं करना। आपको ये वाला जो कॉलम है ना इसका स्क्वायर करना है, मतलब -12 मल्टीप्लाई बाय -12, फिर उसकी मल्टीप्लाई आपको 2 से करनी है, तब आपके पास ये 288 आएगा। एंड सिमिलरली जब आप क्यूब करोगे तो इस वाले कॉलम को क्यूब करना और फिर उसकी मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करना। अगर आप ये वाला जो कॉलम है इसकी फ्रीक्वेंसी या मतलब इसका अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो, जैसे कि इसका आप स्क्वायर या इसका क्यूब कर रहे हो, तो वो आंसर आपका गलत आएगा। सो हो सकता है आपका आंसर अभी तक सही ना आ रहा हो, बट अब सही आ जाएगा। एंड सिमिलरली हम लास्ट वाले कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 41472 12005 64 729 एंड 20480। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछले स्टेप में, गाइस ये यहाँ पे 0 है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ। लेट मी डू वन थिंग, राइट इट अगेन ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। फिर से नहीं, हाँ दिख गया 0 दिख गया गाइस। तो अब हमें क्या करना है कि अब इन कॉलम्स को ऐड करना है। सो इस वाले कॉलम को जब आप ऐड करके लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 एज यूजुअल, और यहाँ पे आएगा आपका 950, यहाँ पे आएगा 2400, लेकिन माइनस का 2400, और यहाँ पे आएगा 74750। आई होप यहाँ तक आपने कर लिया होगा। अब इतना करने के बाद हमें बस डायरेक्टली फॉर्मूले इसमें डालनी है वैल्यू। तो देखो पहला जो मूवमेंट होता है वो तो हमेशा 0 होता है, तो यहाँ तो आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या हमारी वैल्यू आ रही थी, तो हमारी वैल्यू आ रही थी 950 डिवाइड बाय n कितना था 25। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था -2400 डिवाइड बाय 25। ठीक है, और लास्ट वाला जो मूवमेंट होगा उसको भी लिख लेते हैं, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, डिवाइड बाय n, तो वो हमारी वैल्यू कितनी थी 74750 डिवाइड बाय 25। अब आप ना आंसर कैलकुलेट करो, फटाफट डिवाइड करो और मुझे बताओ कि आप सबके आंसर क्या आ रहे हैं, क्योंकि मेरे आंसर आ रहे हैं 38, इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे -96, इस फोर्थ वाले का आंसर यहाँ पे आ रहा है 2990। मैंने दूसरे कलर से लिखी है, सो आई होप इट्स विजुअल टू यू और आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेशन में करना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज कॉन्टिन्यूस। सो यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, कंप्यूट द फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि सेंट्रल मूवमेंट आपको निकालना है। अब देख के तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हम जैसे अब तक करते आए हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मीन, और मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, दिस। आई होप आप सभी को याद है कि मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था। तो चलिए इस फॉर्मूले के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो मैंने यहाँ क्लास इंटरवल लिख लिया है, फ्रीक्वेंसी भी लिख लेती हूँ 1, 4, 3 एंड 2। ये सारी चीज़ें आपको अभी तक क्वेश्चन में दे रखी हैं। अब हम क्या करते थे, कॉन्टिन्यूस में मिड वैल्यू निकालते थे, तो अब हम निकालेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलती थी वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, तो दोबारा नहीं बता रही हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी की जो मिड वैल्यू है वो कैलकुलेट करके कुछ इस तरीके से आ रही होगी। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स निकालना है, और एफ एक्स कैसे निकलेगा, मिड वैल्यू की मल्टीप्लाई हम कर देंगे फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 60, 75 एंड 70। ठीक है, अब हम इस कॉलम को करेंगे टोटल, तो जब आप इसका टोटल करोगे आपके पास 210 आ रहा होगा, यही आ रहा है ना, मेरा भी यही आ रहा है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल करना है जिसका टोटल 10 आ रहा है। तो अब हम इन दोनों वैल्यू की हेल्प से अपना मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। 210 डिवाइड बाई 10 एंड डायरेक्टली आपका मीन हो गया है 21। अब मीन आने के बाद हम बाकी के मोमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले हम x में से, x क्या है हमारी मिड वैल्यू, इस मिड वैल्यू में से हम माइनस करेंगे किसको माइनस करेंगे, जो मीन हमने निकाला था। तो मिड वैल्यू 5 है, उसमें से मैं 21 माइनस करूंगी, तो मेरे पास आएगा -16, सिमिलरली -6, 4 एंड 14। अब इस कॉलम की मल्टीप्लाई मैं फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से करूंगी, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 16 -16 -24
12 एंड 28। गाइस जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना बच्चों को इस क्वेश्चन में, वो ये होती है कि माइनस वाली वैल्यू या तो वो इधर उधर कर देते हैं या फिर कैलकुलेटर में उनकी स्पीड नहीं बन पाती। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपकी स्पीड बने और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएं। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि कुछ कुछ मतलब ऐसा नहीं है इसमें कि बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक लग रहा है, बड़ी सिंपल सा मतलब फॉर्मूला है, बस याद करना है, वही सेम चीज़ बार बार कैलकुलेट करनी है। यू जस्ट नीड अ स्पीड। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे गलती मत करना, आपको पहले इस वाले कॉलम का स्क्वायर करना है इस वाले कॉलम का, और फिर उसके बाद उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 16 का स्क्वायर करोगे उसके बाद उसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 256, और क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस का तो कोई चक्कर नहीं है। सिमिलरली 144, 48 एंड 392। अब क्यूब वाले में माइनस का चक्कर है तो देख लेना ध्यान से, -4096 आएगा यहाँ पे आएगा माइनस का 864, यहाँ पे 192 है और यहाँ पे 5488 है। ठीक है, अब लास्ट वाले कॉलम की वैल्यूज थोड़ी बड़ी हैं, मैं इसे ना दूसरे ही कलर से लिख देती हूँ ताकि थर्ड वाले कॉलम से वैल्यू मिक्स ना हो। सो लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे आएगा 65536। ठीक है, यहाँ पे 5184 आएगा, यहाँ पे 768 आएगा और यहाँ पे 76832 आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन कॉलम को करना है टोटल। लेट मी चेंज द कलर। कलर चेंज करने से ना कन्फ्यूजन नहीं होता, इसलिए मैं कलर चेंज कर करके पढ़ा रही हूँ। देखो इस कॉलम का टोटल तो हमेशा 0 ही आना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आएगा 840, यहाँ पे आएगा 720 और यहाँ पे 148320। फिर से लिखती हूँ, ये लास्ट कॉलम में ना हर बार यही दिक्कत होती है। 148320। गाइज यहाँ पे 0 है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब ये करने के बाद हमें बस अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिख लिए हैं, फॉर्मूले वही हैं जो आपके डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में थे। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली 0 लिख सकती हूँ ना, है ना, क्यों ही इतनी मेहनत करनी जब हमें पता है 0 ही आना है। यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ क्या है, 840 डिवाइड बाई 10। यहाँ पे वैल्यूज़ है हमारी 720 डिवाइड बाई 10। यहाँ पे आएगा 148320 डिवाइड बाई 10। अब मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कि आप सबका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है 8472 और यहाँ पे 14832। ठीक है, आई होप आप सभी को अब तक के सेंट्रल मूवमेंट सारे के सारे क्लियर हैं तीनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम चलते हैं रॉ मूवमेंट की तरफ। सो रॉ मूवमेंट ना हम किसी भी एक आर्बिट्री पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर रॉ मूवमेंट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा। बस एक ही चीज़ चेंज है कि मैंने मीन की जगह पे एक्स यहाँ पे ए यहाँ पे रख दिया है। मीन की जगह पे मैंने यहाँ पे ए रख दिया है। ए इज रिप्रेजेंटिंग टू द आर्बिट्री पॉइंट। देखो वहाँ पे जो सेंट्रल मूवमेंट था मैं उन्हें म्यू से डिनोट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं रॉ मूवमेंट्स को म्यू डैश से डिनोट करूँगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो से पढ़ रहे हो तो आपको आगे तक यही चीज़ ध्यान रखनी है, वरना कन्फ्यूजन होगा जब मैं आपको रिलेशनशिप पढ़ाऊंगी। अरे रिलेशनशिप वो वाला रिलेशनशिप नहीं गाइज, सेंट्रल मूवमेंट और रॉ मूवमेंट के बीच का रिलेशनशिप। अब अगर आप इंडिविजुअल या डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज में देखो तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द सेंट्रल मूवमेंट फॉर्मूला। बस एक ही चीज़ चेंज है कि यहाँ पे मीन की जगह पे मैंने क्या रख दिया है, ए। ठीक है, अब डायरेक्टली ना क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ भी मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगी। पहला क्वेश्चन होगा इंडिविजुअल सीरीज का और बाकी के 2 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए एंड ए इज इक्वल्स टू 13 फॉर द सेट ऑफ नंबर। देखो ये इंडिविजुअल सीरीज है, देखो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमें डायरेक्टली आर्बिट्री पॉइंट दे दिया गया है कि इस आर्बिट्री पॉइंट के अराउंड आपको 4 मूवमेंट कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली समझ आ रहा है कि यहाँ पे हमें रॉ मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अगर सेंट्रल होता तो मीन के अराउंड कहा गया होता या फिर डायरेक्टली सेंट्रल बोला होता। आपको ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने x की सारी वैल्यू लिख ली है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, x माइनस 13। ठीक है, तो जब 6 में से मैं 13 माइनस करूँगी तो आएगा माइनस का 7, यहाँ पे आएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 एंड 3।
सिमिलरली जब मैं इस कॉलम का स्क्वायर कर दूंगी तो आएगा 49, 9, 4, 1 एंड 9। जब इस कॉलम का क्यूब किया जाएगा तो आएगा माइनस का 3, 4, 3, -27, -8, -1 एंड 27। यहाँ पे जब मैं इसका 4 टाइम करूँगी सो इट्स 2401, 81, 16, 1 एंड 81। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन चारों कॉलम को ऐड करना है। तो जब यहाँ पे हम ऐड करेंगे गाइस, जीरो नहीं आएगा, वो सेंट्रल मोमेंट था, ये रॉ मोमेंट है, यहाँ वैल्यू आती है। तो यहाँ आएगा -10, यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा 72, यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा -352 एंड यहाँ पे 2580 आ जाएगा। अब हमें डायरेक्टली ये सारी चीज़ें फॉर्मूलेज में रखनी है और फॉर्मूला में रख के हमारे पास आ जाएगा आंसर। देखो फॉर्मूले ये थे, आई होप आप सभी को याद है ना। तो न्यू1 डैश आएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -10 डिवाइड बाय 5, क्योंकि हमारी वैल्यू थी 5 सो इट्स -2। यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे सो आएगा 72 डिवाइड बाय 5 एंड द आंसर इज 14.4। यहाँ पे आंसर आएगा -352 डिवाइड बाय 5 एंड द आंसर इज -70.4। और ये फोर्थ वाले मोमेंट के लिए कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि मिक्स ना हो और कन्फ्यूजन ना हो। सो यहाँ पे आएगा 2580 divide by 5 and answer will be 516। आई होप आप सभी के यही आंसर आ रहे हैं, है ना। आप सभी ने कैलकुलेट भी करा, बैठ के या लेट के वीडियो नहीं देखी है, या ऐसा नहीं है कि चलो कैलकुलेटर तो दूर पड़ा है, कॉपी तो है ही नहीं, बस ऐसी वीडियो देख रहे हो। ऐसे मत देखो गाइस, कैलकुलेट करो मेरे साथ साथ, वरना तभी आपके माइंड में चीज़ें सेट हो पाएंगी। वीडियो 4 बार भी देख लोगे और कैलकुलेट नहीं करोगे साथ में तो सेट ना हो, पॉसिबिलिटी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 42 फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन ने डायरेक्टली बता भी दिया है कि तुम्हें कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और वैसे अब तक तो तुम्हें ये माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी हमें दे दिया है कि पॉइंट जो है वो 42 है और हमें इसके अराउंड जो मूवमेंट्स है वो कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए अपनी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने x और f जो कि क्वेश्चन में थे वो सब लिख लिया है। अब मैं x में से 42 माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा -22। सिमिलरली -12, -2, 8, 18 एंड 28 ये आ जाएंगी वैल्यू। अब इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी फ्रीक्वेंसी से तो मेरे पास आंसर आएगा -172, -144, -40, 80, 108 एंड 112। अब जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो आंसर आएगा 3872, यहाँ पे आएगा 1728, यहाँ पे 80, देन 640, देन 1944 एंड देन 3136। जब नेक्स्ट ये गाइस 6 है, 0 नहीं है, ठीक है। देन इसको मैं क्यूब करूँगी तो आएगा -85184, then -20736, then -160, then 5120 and 34992 and the last is 87808। then यहाँ पे वैल्यूज आएंगी 187408, यहाँ पे वैल्यू आएगी 248832, देन नेक्स्ट इज 320, गाइज ये 3 है, 320, देन आएगा 40960, देन 629856। गाइज ये यहाँ पे 6 है, लेट मी राइट इट अगेन। सो यहाँ पे मैंने बाकी की भी वैल्यूज लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले कॉलम को दिस एंड दिस इनका करना है टोटल। देखो यहाँ तो स्पेस है नहीं, तो नेक्स्ट में स्लाइड में मैं टोटल करके दिखाती हूँ। हमारे पहले कॉलम का टोटल आएगा -60, नेक्स्ट कॉलम का टोटल है -11400, थर्ड कॉलम का टोटल है 21840 एंड लास्ट कॉलम का टोटल है 525320। आई नो वैल्यू काफ़ी बड़ी है बट कोई बात नहीं, अब देखो वैल्यू तो बड़ी आएंगी, क्या ही कर सकते हैं, है ना।
ये माइनस नहीं है, 11400, सिर्फ इतना है, ठीक है, माइनस मत कंफ्यूज कर लेना। अब हमें सारी वैल्यूज तो मिल चुकी है, अब बस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर कैलकुलेट करना है। सो मेरे पहले मूवमेंट का आंसर आएगा -1, सेकेंड मूवमेंट का मेरा आंसर आ रहा है 190, थर्ड मूवमेंट का आंसर है 364 एंड लास्ट फोर्थ मूवमेंट का आंसर थोड़ा सा लंबा है, इट्स 87538.67। आई होप आप सभी के यही आंसर आ रहे हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज पे। सो यहाँ पे हमने एक अलग क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट द फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए इज इक्वल टू 35 फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और आप देख सकते हो कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये पूरा फॉर्मेट बना लिया है और सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी है। देखो मैंने आपको पहले वाले उसमें ये बताया था कि हमारी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लंबी आ रही थी, है ना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वैल्यूज़ आ रही थी। तो यहाँ पे ना हम एक शॉर्टकट अपनाने वाले हैं। डोंट वरी, मैं बहुत डिटेल में उस शॉर्टकट को समझाऊंगी जिससे आपकी वैल्यू ज़्यादा लंबी नहीं होंगी और कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज़रा सी वैल्यू इधर उधर हुई और पूरा क्वेश्चन आपका गया स्वाहा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप यहाँ पे मिड वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा 15, 25, 35, 45 एंड 55, है ना। अब ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आपने स्टेप डेविएशन मेथड देखा है तो ये कुछ वैसा ही है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें ए तो दे रखा है, ए क्या है हमारा, ए हमारा दे रखा है 35। हम क्या करेंगे कि ये कोई भी वैल्यू ले लेंगे, एच क्या है, कोई भी कॉमन वैल्यू होगी जो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। मेजॉरिटी टाइम एच को 10 लिया जाता है, क्यों, क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी पड़ती है। और अब हम u कैलकुलेट करेंगे। मैम ये u क्या है, तो देखो इस u में क्या है कि हम x में से a तो माइनस करते थे जो हमेशा से करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इसे h से डिवाइड भी कर देंगे जिससे हमारी जो इतनी लंबी वैल्यू थी वो अब छोटी आएगी। तो मान लो मैंने पहली वैल्यू ली है यहाँ पे, इसमें से मैंने मिड वैल्यू में से a को माइनस किया, ठीक है। तो जब मैं a माइनस करूंगी तो मेरे पास आएगा, मेरे पास माइनस का 20 आएगा, है ना। कैसे, +15 माइनस 35, 15 में से जब आप 35 माइनस करोगे तो माइनस का 20 आएगा। अब इस माइनस के 20 को मैं डिवाइड कर दूंगी 10 से। इससे क्या हुआ कि मेरी ये जो 20 वाली वैल्यू थी जो कि इतनी लंबी थी, मतलब बड़ी थी, अभी तो ये इतनी है लेकिन जब लास्ट वाले कॉलम तक पहुंचेगी ना तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसको मैंने अगर 10 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास बस वैल्यू -2 बची, जिससे मेरी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई। आपको इसी तरीके से u कैलकुलेट करना है, ठीक है। जहां हम x माइनस ए कैलकुलेट करते थे उसकी जगह पे अब हम x माइनस ए को h से डिवाइड करके u कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा -2 जो मैंने अभी दिखाया है, यहाँ पे आएगा -1, 0, 1 एंड 2। अब आपको क्या करना है, इस u वाले कॉलम की मल्टीप्लाई कर देनी है फ्रीक्वेंसी से। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -30, -20, 0, 10 एंड 10। अब जब स्क्वायर करके इस कॉलम का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 60, 20, 0, 10 एंड 20। क्यूब करके करोगे तो माइनस का 120, -20, 0, 10 एंड 40। देखो कितना स्मूथ जा रहा है, छोटी छोटी वैल्यू है। वहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में कितनी बड़ी वैल्यू हो गई थी। अब यहाँ पे आपका आंसर आएगा, सॉरी ये ना 4 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आएगा 240, 20, 0, 10 एंड 80। वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है, इन कॉलम्स का करना है टोटल। जब आप यहाँ टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा -30, यहाँ पे आएगा 110, यहाँ -90 और यहाँ पे 350। अब क्योंकि हमने यहाँ पे h लिया है, ठीक है, h लिया है, एक नया वेरिएबल ऐड करा है, तो हमारे फॉर्मूले में भी ना बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, अभी फॉर्मूले पे जाके देख लेते हैं। तो देखो हमारा न्यूमैन डैश का फॉर्मूला जो हो जाएगा ना वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ, देखो हमारा पहले फॉर्मूला क्या था, ये था ना, ठीक है। अब हमने क्या किया, u की वैल्यू क्या थी हमारी, न्यू, ये म्यू है, ये u है, अलग अलग है। u की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की थी, x माइनस ए अपॉन एच किया था ना, ठीक है। तो x माइनस ए को हमने यहाँ पे u ऐसा लिख दिया है और इसको h जो डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये चीज़ जो थी x माइनस ए उसको हमने बस यहाँ पे
यू की वैल्यू की तरह लिखती है, और एच से जो डिवाइड किया था वो मल्टीप्लाई कर दिया फिर से। बस ये इसीलिए किया ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपको कैलकुलेशन पहले वाले मेथड से ही सही लग रही है तो आप पहले की तरह ही कर सकते हो, पहले की तरह ही सारी चीज़ें निकाल सकते हो और पहले वाले फॉर्मूले ही लगा सकते हो। लेकिन ये मेथड मेरे को आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन लंबी हो रही है और डिफ़िकल्ट हो रही है। सो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिख लिए हैं, अब हमें सिर्फ वैल्यू डालनी है। यहाँ पे हमारी वैल्यू थी 30 डिवाइड बाय 80। 80 कैसे, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड करके आएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि हमारी हाइट थी 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा पहले मोमेंट का -3.75। सिमिलरली यहाँ पे देखो एच था, लेकिन यहाँ पे एच स्क्वायर हो गया क्योंकि हमने सेकंड मोमेंट में स्क्वायर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 110 जो हमने कैलकुलेट की थी डिवाइड बाय 80 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 137.5। सिमिलरली यहाँ पे हमारी वैल्यू आई थी 90 डिवाइड बाय 80 इंटू, अब यहाँ पे देखो हमने वैल्यू को ट्रिपल कर दिया, जो 10 था वो 1000 बन गया है, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -1125। यहाँ पे हमारा आंसर जो था वो यहाँ पे वैल्यू आ रही थी 350 डिवाइड बाय 80, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 2 3 4। जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी है एच की, मतलब जितनी आपकी पावर है, ठीक है। जैसे हम फोर्थ मोमेंट निकाल रहे हैं तो 4 लगा देना, थर्ड मोमेंट निकाल रहे हैं तो 3 0 लगा देना, वेरी सिंपल। और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 43750। अब ज़रा ना एक इस वाले आंसर को थोड़ा ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है ये आंसर कितना लंबा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या था कि अगर हमने ये h से डिवाइड कर लिया था इसीलिए हमारा ये जो सॉल्यूशन था ये इतना स्मूथ गया है, वरना कितनी लॉन्ग वैल्यू आती, क्योंकि जब आंसर ही इतना लॉन्ग आ रहा है, 80 से डिवाइड करने के बाद भी इतना लॉन्ग आ रहा है, तो हम कैलकुलेशन करते तो कितना लंबा होता। इसीलिए मैंने आपको ये मेथड सिखाया है। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रिलेशनशिप। ओह सॉरी, वो वाली रिलेशनशिप नहीं है, देखो रिलेशनशिप पढ़ाने वाली हूँ सेंट्रल और रॉ मोमेंट के बीच में। अभी मैंने आपको मोमेंट्स को दो तरीके से समझाया था, एक थे हमारे सेंट्रल मोमेंट जो कि अबाउट द मीन थे, और दूसरे थे हमारे रॉ मोमेंट। अब इन सेंट्रल और रॉ मोमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखो भले ही आपने अपनी रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट की हो या ना करी हो, बट इस रिलेशनशिप में आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना फोकस बिल्कुल इधर उधर नहीं करना है, वरना ये रिलेशनशिप आपकी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस रिलेशनशिप में ना कुछ फॉर्मूलेज हैं, और ये फॉर्मूले आपको देख के ही समझ आ गया होगा कि एकदम भयानक फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही खिचड़ी लिखती है, बट अभी थोड़ा समझाऊंगी ना तो समझ आएगा। देखो मैंने आपको, आई होप आपको ये चीज़ याद है कि म्यू से मैं डिनोट कर रही हूँ सेंट्रल मूवमेंट्स को, और म्यू डैश से मैं डिनोट कर रही हूँ रॉ मोमेंट्स को। एक तो इस चीज़ को बहुत क्लियरली अपने दिमाग में फिट रखना। यहाँ पे हम रॉ मोमेंट्स की वैल्यू दी होगी तो उसमें हम सेंट्रल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीख करें, ठीक है। ये ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आपको मान लो सेंट्रल मोमेंट के जो वैल्यूज़ हैं वो दे रखी हैं और आपको रॉ मोमेंट पूछ लेंगे तो भी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी पहले चीज़ें समझो। अब यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो कि जो शुरुआत करी है सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करने की वो सेकंड से करी है, फर्स्ट वाला नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि जो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट होता है ना, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट अबाउट द मीन होता है वो हमेशा 0 होता है, तो न्यू 1 हमेशा 0 ही होगा। उसके लिए मैंने कोई अलग से ऐसे फॉर्मूला नहीं लिखा है, ठीक है। अब सेकेंड फॉर्मूले से समझना शुरू करो बहुत ध्यान लगाकर। यहाँ पे मैंने लिखा है μ2, मतलब सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकेंड रॉ मूवमेंट जो है उसमें से हम जो फर्स्ट रॉ मूवमेंट है उसका स्क्वायर को माइनस करेंगे, समझ आया। सेकेंड रॉ मूवमेंट जो है उसमें से फर्स्ट रॉ मूवमेंट के स्क्वायर को माइनस करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड सेंट्रल मूवमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो इसमें हमें क्या करना है, जो थर्ड रॉ मूवमेंट है, थर्ड रॉ मूवमेंट समझ आया, इसमें से 3 इंटू सेकेंड रॉ मूवमेंट एंड फर्स्ट रॉ मूवमेंट को माइनस करेंगे, और जो फर्स्ट रॉ मूवमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब करके, ठीक है, समझ आया। अब जो फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फोर्थ रॉ मूवमेंट है उसको लिखेंगे, और फिर -4 थर्ड रॉ मूवमेंट इंटू फर्स्ट रॉ मूवमेंट, थर्ड रॉ मूवमेंट एंड द फर्स्ट रॉ मूवमेंट।
और प्लस करेंगे 6 इंटू सेकेंड रॉ मोमेंट एंड फर्स्ट रॉ मोमेंट का स्क्वायर, फर्स्ट रॉ मोमेंट का स्क्वायर माइनस थर्ड की 3 की मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रॉ मोमेंट की टू द पावर 4 करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ आ गए हैं। देखो ये फॉर्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे और आप इन फॉर्मूले को छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि इन फॉर्मूले से आपके कई बारी क्वेश्चन आए हैं रिपीटेटिवली, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन एकदम आ जाएगा और आपको अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो वो क्वेश्चन आपके हाथ से गया। चलिए क्वेश्चन भी इसका सॉल्व भी कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू द पॉइंट ए आर -2, 9, -38 एंड 177। हमें फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द मीन फाइंड करना है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें μ1 डैश दे रखा है दैट इज -2, μ2 डैश दे रखा है दैट इज 9, μ3 डैश दे रखा है दैट इज -38, μ4 डैश दे रखा है दैट इज 77 एंड वी नीड टू कैलकुलेट μ1, μ2, 3 एंड 4। देखो μ1 तो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बता दूं दैट इज 0, मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बट बाकी के लिए मैंने आपको फॉर्मूले जो बताए हैं उन्हीं को हम उनकी हेल्प से इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो एक बार और अपने फॉर्मूलेस देख लो, कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब हमें बस इनमें वैल्यूज डालनी है। देखो हमारा पहला वो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था, है ना। तो अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, 9 दे रखी है, डायरेक्टली 9 लिख देंगे। फर्स्ट रॉ मोमेंट की वैल्यू हमें -2 दे रखी है और इसका हमें स्क्वायर करना है। सो विल गेट 9 एंड -4, वी विल गेट द आंसर 5। मतलब हमारा जो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट है दैट इज 5। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सो थर्ड सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा ये था, डायरेक्टली वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा 38, ठीक है, -3 इंटू 9 इंटू -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 0। तो लास्ट मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब फटाफट इसमें वैल्यू डाल देते हैं। 177 -4 इंटू -38 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 9 और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2 के स्क्वायर से, -3 एंड -2 टू द पावर 4। जब आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आएगा 41। तो अब हमने सारे के सारे मोमेंट्स को कैलकुलेट कर लिया और आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सारी की सारी वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्क्यूनेस। तो पहले समझते हैं कि ये स्क्यूनेस होता क्या है। देखो स्क्यूनेस ना एक कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, इसका मतलब क्या है कि उसमें सिमेट्री नहीं है, इट्स अ लैक ऑफ सिमेट्री। अगर सिमेट्रिकल होगा तो वहाँ पे स्क्यूनेस होगी ही नहीं। अब स्क्यूनेस को ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो राइट स्क्यूनेस होती है और एक लेफ्ट, ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे ग्राफ अटैच करे हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि राइट स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड कैसे दिखता है। देखो राइट स्क्यूड में ना ये जो टेल होगी वो राइट साइड में होगी, कुछ इस तरीके से, ये लंबी टेल। और लेफ्ट स्क्यूड में क्या है कि आपकी जो टेल होगी ये वो इस तरीके से होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। जो राइट स्क्यूड होता है उसको पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं और लेफ्ट को नेगेटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। ये जो ग्राफ है यहाँ पे, ये नीचे वाला, ठीक है, ग्राफ नहीं सॉरी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो ये नीचे वाला है ये नॉन स्क्यूड है, मतलब इसमें स्क्यूनेस है ही नहीं, ये सिमेट्रिकल है। तो अगर आप इससे ये समझ पा रहे हो कि जो सिमेट्रिकल होता है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, वहाँ पे मीन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू मीडियन होता है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपको मीन, मीडियन और मोड दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि बताओ कि या ये सिमेट्रिकल है या स्क्यूड है, तो आप इसकी हेल्प से, अगर वो इक्वल हुए तो सिमेट्रिकल है, नहीं इक्वल हुए तो स्क्यूड हुए, ये पता कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, मीजर ऑफ स्क्यूनेस। देखो स्क्यूनेस को ना दो तरीके से मीजर करे जाते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट मीजर, एक होता है रिलेटिव मीजर। जो एब्सोल्यूट मीजर है उसमें ये होता है कि सेम यूनिट में मीजर करे जाते हैं वो, ठीक है, आंसर जो सेम यूनिट में आता है। तो आप ना अलग अलग यूनिट के जो आंसर्स हैं उनको कंपेयर नहीं कर सकते, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है।
रिलेटिव मीज़र के अंदर 3 मीज़र्स आपके आते हैं, कार्ल पियर्सन, मॉले और केली। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि न्यूमेरिकल सिर्फ इसी से आएगा। इन दोनों की तो सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़ के जानी है, न्यूमेरिकल सिर्फ इसी से आएगा। अब मैम को आपको कैसे पता कि न्यूमेरिकल इसी से आएगा? तभी बोला था गाइडलाइन वाली वीडियो देख के आओ। तो चलिए पहले हम ना एब्सोल्यूट मीज़र को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखो, अगर आपको मीन, मोड या मीडियन दिया हुआ है तो उस केस में स्क्यूनेस मेजर करने के ये दो फॉर्मूले हैं। अब आपको ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन मोड दे देता है और कभी कभी क्वेश्चन जो है वो मीडियन दे देता है, तो आपको दोनों ही याद होने चाहिए। स्क्यूनेस कैसे निकलेगी? मीन में से मोड माइनस कर दो या मीन में से मीडियन माइनस कर दो। अगर देखो मीन बड़ा है तो वैल्यू आपकी आएगी पॉजिटिव, तो उस केस में आपकी जो स्क्यूनेस होगी दैट इज राइट स्क्यूड। और अगर मीन छोटा है तो उस केस में वैल्यू आएगी नेगेटिव एंड दैट इज लेफ्ट स्क्यूड। लेकिन अगर आपको मीन, मीडियन, मोड ना देके क्वार्टाइल दिया है, अब जिन लोगों ने क्वार्टाइल वाली वीडियो नहीं देखी है उन्हें पता नहीं होगा कि क्वार्टाइल क्या होती है, तो जाके देख लेना। तो अगर आपको एग्जाम में क्वार्टाइल दिया है तो क्वार्टाइल से आप स्क्यूनेस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये तो हो गए आपके एब्सोल्यूट मीजर ऑफ स्क्यूनेस। नाउ मूविंग टू द रिलेटिव मीजर ऑफ स्क्यूनेस, और उसमें से भी हम सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, दैट इज कार्ल पियर्सन। सो कार्ल पियर्सन मॉडल में आपको अगर स्क्यूनेस कैलकुलेट करनी है तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला उसका होता है, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, लेकिन मान लो अगर आपको मोड ना दे रखा हो तो उसका भी इलाज है। तो फिर आपको ये सेकंड फॉर्मूला लगाना होता है, जहाँ पे 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला होता है। अब आप कहोगे कि मैम ये फॉर्मूला डराइव कैसे हुआ? याद है इंपेरिकल रिलेशन पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था ना इंपेरिकल रिलेशन, मीन, मीडियन, मोड के बाद। तो ये जो रिलेशन था एक बार फिर से आपको मैं याद दिला देती हूँ, कुछ इस तरीके का इसका फॉर्मूला था, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। इसी के हेल्प से मैंने ये वाला फॉर्मूला जो है ये डेराइव करा है। ठीक है, ये आपकी बुक में भी दे रखा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको मोड नहीं देता है और मीडियन देता है। देखो एक चीज़ और आप ध्यान से समझना, थियोरेटिकली आपका जो कार्ल पियर्सन की वैल्यू आएगी, मतलब आप जब कैलकुलेट करोगे तो जो भी कार्ल पियर्सन ये मॉडल की कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू आएगी, ये -3 से +3 तक जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी ये वैल्यू -1 से +1 तक गई ही नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि कई बारी ना थियोरेटिकल क्वेश्चन में ऐसे थ्योरी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो पूछ सकता है। अब ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक पे, दैट इज कर्टोसिस। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अ मीन हमें यहाँ पे दे रखा है 3.41, मीडियन दे रखा है 3.4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखा है 0.70, और हमें निकालना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब देखो यहाँ पे ना सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला? जिसमें मोड नहीं था। फॉर्मूला क्या था? 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बस कैलकुलेट कर देंगे, सारी वैल्यू हमें रखनी है और फटाफट कैलकुलेशन कर देनी है। तो देखो यहाँ पे 3.41 माइनस 3.4 डिवाइड बाय 0.70। अब फटाफट कैलकुलेटर उठाओ और मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज कर्टोसिस। सो कर्टोसिस क्या होता है? देखो कर्टोसिस ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करता है, दैट इज पीकनेस, मतलब पीक कितनी है। कर्टोसिस 3 तरह के होते हैं, पहला हमारा लेप्टो, प्लेटी एंड मेसो। अब ये क्या क्या है? देखो अगर लेप्टोकर्टोटिक है मतलब हाई, प्लेटी है तो लो, और मीसो है तो मीडियम। अब इसका ना एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं और इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं क्वेश्चन करके। सो कर्टोसिस को मूवमेंट कॉफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस की हेल्प से मेजर किया जाता है, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है। अब आपको मैंने मूवमेंट तो पढ़ाई दी है, तो आपको पता होगा कि ये सेंट्रल मूवमेंट 4 है और ये सेंट्रल मूवमेंट 2 है। तो फॉर्मूला क्या है? सेंट्रल मूवमेंट 4 डिवाइड बाय सेंट्रल मूवमेंट 2 का स्क्वायर। अब मैंने ना एक क्वेश्चन लिया है, इसको एक बारी देख लेते हैं और फिर आपकी यूनिट 1 हो जाएगी समाप्त। तो क्वेश्चन ये है, फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द सेकेंड एंड फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट इज 2 and 17, फाइंड द मूवमेंट कॉफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। और फिर इसके 2 पार्ट और हैं, पहला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे मूवमेंट कॉफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमें बड़े अच्छे से याद है। ठीक है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। तो मूवमेंट 4 क्या दे रखा है? हमें 2 दे रखा है, सॉरी मूवमेंट 4 हमें 17 दे रखा है ना। और मूवमेंट सेकेंड हमें दे रखा है 2।
तो 2 का स्क्वायर करेंगे 17 डिवाइड बाय हो जाएगा 4। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4.25। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस, फाइंड द मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। पहले वाले में ना हमें सिर्फ 2 ही वैल्यू दी थी, सेकंड और फोर्थ मोमेंट की, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए उन्होंने हमें चारों मोमेंट की वैल्यू दे दी है। बट हमें कंफ्यूजन क्यों होगा, हमें तो पता है ना कि कैसे निकालते हैं। तो सेकेंड पार्ट का निकालने के लिए इट इज B2 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था हमारा, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट एंड सेकेंड सेंट्रल मोमेंट का स्क्वायर। डायरेक्टली वैल्यू करेंगे पुट, तो वैल्यू है हमारी 6, 1.5 का स्क्वायर, और आपके पास आंसर आ जाएगा 2.67। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं हमारे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन आर दिस, कमेंट अपॉन द कर्टोसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में भी हम डायरेक्टली लगाएंगे फॉर्मूला और वैल्यू करेंगे उसके अंदर इंसर्ट। सो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, और वैल्यू क्या है हमारी 18.75 डिवाइड बाई 2.5 का स्क्वायर, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। अब देखो, बहुत ही ज़रूरी चीज़ हमें एक एनालाइज करनी है। हमारे तीनों पार्ट के आंसर कुछ इस तरीके से आए थे। अब यहाँ पे ना हम जो मेजरमेंट करते हैं वो 3 से करते हैं। हम मानते हैं कि एक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, उसकी पीकनेस की वैल्यू आएगी 3। तो अगर कोई इससे बड़ा जा रहा है, कोई भी वैल्यू 3 से बड़ी आ रही है, तो वो होगा लेप्टोकॉटिक। अगर उससे कम आ रही है तो दैट इज प्लेटी, और अगर उसके बराबर आ रही है तो दैट इज मीसो। ये बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्वेश्चन आपको ये ज़रूर पूछेगा कि कमेंट अपॉन द कर्टोसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी के साथ आपकी यूनिट 1 होती है कम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, प्रैक्टिस मेक अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट, ये बात स्टार्ट में बहुत अच्छे से लागू होती है। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं, आपने मेरे साथ क्वेश्चन कर भी लिए हैं, बट अब बैठ के प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। थैंक यू।